Hello friends, I am CA Nikita Agrawal. Recently I met with Mr. Joy. Mr. Joy एनिमल फूड की सप्लाई करते हैं दिल्ली में और उनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 लाख से भी कम है, जिसकी वजह से उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा. बट ही मेट विद अ सिचुएशन जहाँ पे उन्होंने एक जीटीए की सर्विसेज को रिसीव किया है. अब उनका क्वेश्चन ये है कि जीटीए की सर्विस जो कि एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की में फॉल करती है, तो क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इस टैक्स को पे करने के लिए या फिर उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है. द आंसर टू द प्रॉब्लम फॉर द मिस्टर जॉय इज हिडन इन द टुडेज सेशन. लेट्स हैव अ लुक ऑन द 12 persons occupying the special position to take the compulsory registration. Number 1, the person who are engaged in an interstate supply of goods or services, यानी कि वो लोग जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से किसी और यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एट अ प्लेस ऑफ सप्लाई किसी भी दो स्टेट, दो यूनियन टेरिटरीज या फिर किसी भी एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज के बीच में फॉल करती है, तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहते हैं. ऐसे लोग जो इस तरीके की सप्लाई में एंगेज होते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर मिस्टर जॉय अपने एनिमल फूड की सप्लाई दिल्ली से बाहर कर रहे हैं, लेट्स से वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए. Recently, Karnataka Authority of Advanced Ruling has ruled that though the licensing office is a facilitate in the supply of goods or services between the head office in Germany and the Indian customer, though it is a transaction, it is a facilitating of the transaction of interstate supply, तो licensing office को सेक्शन 24 के अंदर अपने आप को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट कैटेगरी बिलोंग्स टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक ओकेजनल बेसिस के ऊपर अपना बिजनेस रन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, और उनका कोई भी एक फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एक फिक्स्ड जगह नहीं होती बिजनेस करने की. थर्ड कैटेगरी इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी एक ओकेजनल बेसिस पे बिजनेस रन करते हैं इंडिया में, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को देते हैं, और ना ही उनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस होता है इंडिया में और ना कोई रेसिडेंस होता है. फोर्थ कैटेगरी बिलोंग्स टू दोज पर्सन्स जिनकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, जैसे मिस्टर जॉय थे जिन्होंने एक जीटीए की सर्विसेज रिसीव करी. चूँकि ये रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए, और साथ ही साथ में अपनी जो भी एग्जाम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं उसको भी उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा. फिफ्थ कैटेगरी बिलोंग्स टू द पर्सन हु आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर द जीएसटी लॉ अंडर सेक्शन 51. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्स डिडक्टर, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा एज अ टैक्स डिडक्टर के तौर पे, और जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं उनका टैक्स डिडक्ट करना होगा. सिक्स्थ कैटेगरी बिलोंग्स टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर जीएसटी लॉ अंडर सेक्शन 52. सेवेंथ कैटेगरी बिलोंग्स टू एनी पर्सन who are engaged in the supply of goods or services on behalf of others, let's say an agent and delegated agent, broker, etc. Seventh category belongs to the input service distributor. These are those persons जो कि अपनी बाकी सारी यूनिट्स के ब्रांच यूनिट्स के बिहाफ पे इनपुट सर्विसेज को लेते हैं, और जो इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट आता है उसको अपनी बाकी सारी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इस क्रेडिट को अवेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द ISD. नाउ द नाइन्थ कैटेगरी belongs to those persons who are liable to pay tax under section 9 subsection 5, that is those specified services which are being provided by the e-commerce operator such as accommodation services, renting of renting of motor vehicle, housekeeping and cleaning services. 10th category belongs to those persons
जो कि अपनी गुड्स और सर्विसेज, अपनी जो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है उसको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने को होता है। 11th कैटेगरी बिलोंग्स टू दोज पर्सन्स जो कि एक OIDR की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में बाहर बैठ के इंडिया के लोगों को। जैसे OIDR का मतलब हमारा यहाँ हो गया ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया to the person in India. 12th and the last category belongs to those persons which may notified by the government in consultation with the GST Council. अभी तक इस तरीके की कोई भी जो है गवर्नमेंट ने कोई भी पर्सन को नोटिफाई नहीं किया है, बट by way of the वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये रूल्ड आउट किया है कि अगर कोई भी लिक्विडेटर को NCLT अपॉइंट करती है और वो लिक्विडेटर डेटर कॉर्पोरेट डेटर्स के एसेट्स को सेल करते हैं तो वो लिक्विडेटर एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसको GST में प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिससे कि जो एसेट्स को वो बेचेगा उस पर वो टैक्स प्रॉपर्ली पे और डिस्पोज ऑफ कर सके। और एडवांस रूलिंग यहाँ पर आई हुई है जो कि है महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की, जिसमें एपिलेट जो है एनिमल फूड की सप्लाई करता है और GTA की सर्विसेज लेता है। चूँकि वो GTA की सर्विसेज लेता है इसलिए उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मिस्टर जॉय along with you can now have a clear picture to comply with the compulsory registration under GST law and to follow up the GST provision. Thank you and stay tuned.